साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जीके से एक और उपयोगी क्लास। आज का हमारा जीएस से टॉपिक रहने वाला है पॉलिटी। पॉलिटी जिसमें हम संविधान सभा को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पॉलिटी का मतलब है राज व्यवस्था, यानी कि राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था। ठीक है। राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? राज व्यवस्था। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण। ठीक है। किस भारतीय ने किस टाइम पर क्या संविधान सभा में मांग रखी थी और उन्होंने क्या बोला था, तो आज हम उस सबको कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है। आपके आगामी जितने भी बनाना एग्जाम है सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ठीक है। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण करने के लिए इसमें कुछ मांगें उठाई गई थी भारतीयों के द्वारा। ठीक है। कुल 3 प्रकार की मांगें उठाई गई थी। एक तो थी प्रत्यक्ष मांग। ठीक है। प्रत्यक्ष मांग मतलब अंग्रेजों से डायरेक्टली ही बोल देते कि हमें संविधान सभा, हमें हमारे देश के लिए संविधान चाहिए। एक था अप्रत्यक्ष। ठीक है। और कुछ सांकेतिक मांगें भी उठाई गई थी। ठीक है। तो कुल 3 प्रकार की मांगें उठाई थी भारतीय लोगों ने। कौन कौन सी थी? एक थी प्रत्यक्ष मांग, दूसरी थी अप्रत्यक्ष मांग और तीसरी थी सांकेतिक मांग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली बार अप्रत्यक्ष मांग किस भारतीय ने उठाई थी? ठीक है। किसकी? संविधान सभा की। तो सबसे पहले 1895 में संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है। 1895 ईस्वी की बात है। सबसे पहले किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। संविधान सभा की मांग 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई थी? 1895 में। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। आपको नाम भी लिखा मिल सकता है, बीजी तिलक। तो बीजी तिलक के द्वारा सबसे पहले 1895 में मांग की गई थी, जिसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष मांग। ठीक है। कैसी मांग है? अप्रत्यक्ष मांग है। ठीक है। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने जो संविधान सभा की मांग की, इस संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने सीधे से इनकार कर दिया। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? बाल गंगाधर तिलक की इस मांग को सीधे से इनकार कर दिया। ठीक है। संविधान सभा की मांग को इनकार करने के बाद भी भारतीयों की यह रणनीति थी कि हम निरंतर संविधान सभा की मांग करते रहेंगे, भले ही ब्रिटिश सरकार मांग पूरी करे या ना करे। ठीक है। भारतीयों ने ये सोच लिया था, ये ठान लिया था कि हमें संविधान सभा की मांग करना ही है, चाहे ब्रिटिश सरकार कितनी बार भी हमारी मांग को अस्वीकार कर दे। लेकिन फिर भी हम हार कभी नहीं मानेंगे और संविधान सभा की मांग करते रहेंगे। इसके बाद 1922 में, ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा मांग की गई थी। ठीक है। इससे पहले 1906 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में भी अप्रत्यक्ष मांग हुई थी। उस अधिवेशन में भी अप्रत्यक्ष मांग हुई थी। उस वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका पहले बनता है कि 1895 में पहली बार किसने मांग की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है। इसके बाद सांकेतिक मांग की थी 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है। पुनः 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा मांग की गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? सांकेतिक मांग बोलते हैं। ठीक है। इसमें इसने संविधान सभा का नाम नहीं लिया था। ठीक है। संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि संविधान सभा की जगह स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो गांधी जी ने क्या किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। कब? 1922 में। ठीक है। जो कौन सी मांग थी? सांकेतिक मांग के अंदर आती है। इन्होंने मांग किया कि स्वराज्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक उपहार के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है। मतलब इन्होंने बोला था कि जो भारत का संविधान है वो भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति के अनुसार भारत का संविधान होना चाहिए, ना कि कोई ब्रिटिश संसद का उपहार होना चाहिए। ठीक है। कब की किसने बोला था? महात्मा गांधी ने 1922 में, जो कि इनके द्वारा की गई सांकेतिक मांग थी। ठीक है। उस टाइम पर हमारे देश में निरंकुश शासन चल रहा था। भारतीयों ने मांग की थी कि सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तब ब्रिटिश सरकार द्वैध शासन लाई थी। ठीक है। निरंकुश शासन चल रहा था। तो उसी टाइम पर जब भारत ने मांग की थी कि हमें क्या होना चाहिए? एक तो हमें सत्ता का बंटवारा करना है और हमारा देश जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो उस टाइम पर फिर क्या कहता है? ब्रिटिश सरकार एक द्वैध शासन लाई थी। द्वैध शासन का मतलब क्या था? एक अधिनियम आया था 1919 में। ठीक है। भारत शासन अधिनियम आया था 1919 में, उसके द्वारा द्वैध शासन लाया गया था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा मतलब क्या लाया गया था, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लाया गया था। ठीक है, भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लाया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा द्वैध शासन भारत में लाया गया था। ठीक है, उस टाइम पर सर्वोच्च सत्ता जो थी वो दो व्यक्तियों या दो संस्थाओं में बटी हुई थी। ठीक है, बटा होना चाहिए, इसी को हम द्वैध शासन कहते हैं। द्वैध शासन जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, द्वैध शासन, द्वैध का मतलब होता है दो। द्वैध शासन का मतलब होता है या तो सत्ता दो व्यक्तियों के हाथों में हो या फिर दो संस्थानों के हाथों में हो, या तो दो व्यक्ति के हाथों में हो या दो संस्थानों के हाथों में हो, उसी को क्या बोलते थे? द्वैध शासन। और द्वैध शासन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में लाया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या था? या तो एक तो था गवर्नर और मंत्रिमंडल राज्यों में। ठीक है, राज्यों में क्या क्या होना चाहिए? गवर्नर और एक मंत्रिमंडल का होगा राज्यों में। गवर्नर और कार्यकारिणी परिषद होगा राज्यों में। ठीक है, या तो गवर्नर और मंत्रिमंडल होना चाहिए राज्यों में, या फिर गवर्नर और कार्यकारिणी परिषद होना चाहिए राज्यों में। ठीक है, फिर 1919 के अधिनियम में एक चीज़ और आई थी, मतलब कैबिनेट या मंत्रिमंडल के सदस्य तो को क्या किया जाता था? गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाता था। ठीक है, मंत्रिमंडल या फिर गवर्नर जो था, इसको गवर्नर के द्वारा ही नियुक्त किया जाता था, जो कि कब था? 1919 के अधिनियम से हुआ था। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया था? भारतीय लोग जब क्या कर रहे थे? संविधान सभा की मांग कर रहे थे, तो उस टाइम पर अंग्रेजों ने एक चाल चली थी कि भारत में द्वैध शासन अपनाया जाए। ठीक है, द्वैध शासन में क्या था कि गवर्नर के साथ एक मंत्रिमंडल होगा राज्यों से, मतलब जिस राज्य का है उस राज्य का एक मंत्रिमंडल होगा, लेकिन जो सब नियम कानून बनाए जाएंगे या फिर जो भी कुछ जो काम होगा उसे कौन करेगा? उसे करेगा कौन? गवर्नर की इच्छा के अनुसार ही कर सकेगा। ठीक है, जैसे कि यह कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के गवर्नर के द्वारा ही नियुक्त किया जाता था, और हटाने की प्रक्रिया भी गवर्नर के द्वारा ही की जाती थी। मतलब गवर्नर तब चाहे जब किसी को कार्यकारिणी का सदस्य बना दे, और जब चाहे जब उसे उसके पद से हटा भी सकता। तो गवर्नर कौन था? गवर्नर था ब्रिटिश सरकार का ही एक आदमी। ठीक है, गवर्नर ब्रिटिश सरकार का ही एक आदमी होता था, जिसकी इच्छा के अनुसार ही सब कार्य होते थे। अंग्रेजों ने चाल चली थी और चाल में कुछ दिन ये कामयाब भी रहे थे। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, कैबिनेट या मंत्रिमंडल के सदस्य वही काम करते थे जो गवर्नर चाहता था। कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भी वही काम करते थे जो गवर्नर चाहता था, यानी कि जो सत्ता थी वास्तव में गवर्नर के हाथ में ही थी। ठीक है, इससे पहले भी जो सत्ता यानी कि शासन, इससे पहले भी जो शासन था वो गवर्नर के हाथ में ही था। इसी वजह से क्या कर रहे थे? भारतीय संविधान की मांग कर रहे थे। जैसे ही भारत में संविधान की मांग उठी, सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, फिर 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में मांग उठाई गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने मांग उठाई थी। तो इस मांग के चलते इन्होंने 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत एक द्वैध शासन भारत में लाए, जिसमें क्या था? एक गवर्नर था। ठीक है, और उसके साथ एक कार्यकारिणी परिषद और मंत्रिमंडल। और कार्यकारिणी परिषद और मंत्रिमंडल के सदस्य को चुनता कौन था? गवर्नर ही चुनता था, यानी कि गवर्नर जब चाहे जब उसको हटा सकता है, और गवर्नर जब चाहे जब किसी को भी उसके स्थान पर ला सकता था। लेकिन जो भी कार्य होगा सब गवर्नर की इच्छा के अनुसार ही होगा। तो इन्होंने एक चाल चली थी कि सब मतलब सत्ता जो है, शासन जो है, वो केवल गवर्नर के हाथों में ही रहना चाहिए। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होता है? भारतीय समझ जाते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद भारतीय समझ जाते हैं कि राज्य में सत्ता को बांटा नहीं गया, सत्ता तो अभी भी राज्य में बस एक ही के पास है, और वो है गवर्नर। इसलिए भारतीयों ने इस व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है, स्टार्टिंग में भारतीयों ने इस व्यवस्था का पालन किया था, लेकिन कुछ टाइम बाद जब भारतीयों को पता चला कि सत्ता तो वाकई में गवर्नर के हाथों में ही है अभी भी, तो उन्होंने फिर क्या किया था? इसका विरोध करना स्टार्ट किया था। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा जो द्वैध शासन लाया गया था, उसी तरह की व्यवस्था को महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें कोई उपहार नहीं चाहिए। ठीक है, 1922 में बोला था ना महात्मा गांधी ने कि जो भारत की जो मतलब भारत का जो संविधान है, भारतीय लोगों की अभिव्यक्ति के अनुसार ही होना चाहिए। मतलब जैसा भारत के लोग चाहेंगे ऐसा ही भारत का संविधान होना चाहिए। ठीक है, ना कि ब्रिटिश सरकार का कोई उपहार। तो इसी वजह से गांधी ने ये बात बोली थी 1922 में। महात्मा गांधी जी का मानना था कि स्वराज्य हम भारतीयों की इच्छा के होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार को यह बात बहुत खराब लगी, इसलिए इससे इनकार कर दिया। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने इनकी मांग को भी सीधे से खारिज कर दिया था। फिर पुनः इसके बाद 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा मांग की गई, ब्रिटिश सरकार ने इसकी मांग को भी इनकार कर दिया। ठीक है,
तो आपको ये याद रखना है क्रम से। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मांग है वो 1895 की है, ठीक है, 1895 में बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मांग है 1922 में है, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट मांग है वो है 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश सरकार क्या करती, सभी की मांगों को इन्होंने सीधे से इनकार कर दिया था। लेकिन भारतीयों ने भी कसम खाई थी कि चाहे ब्रिटिश सरकार कितनी बार भी हमारी मांगों को अस्वीकार कर दे, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी है, हमें हमेशा अपनी मांग को आगे बढ़ाते, मांग को आगे करते रहना, और मांग हमारी एक दिन अवश्य जरूर पूरी होगी। इसके बाद एक गठन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, आईएनसी, जिसको हम बोलते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, स्थापना होती है इसकी 1885 में, ठीक है। 1885 में किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो यहाँ सबसे सबसे पहले कांग्रेस की बैठक भी हुई थी 1885 में। यहाँ से भी यूपी पुलिस में क्वेश्चन भी पूछा 23 की फर्स्ट शिफ्ट में कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब किया गया था, यानी कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। कब, 1885 में, ठीक है। इसके जो पहले सभापति थे वो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कांग्रेस के पहले सभापति कौन थे, ठीक है। कांग्रेस के पहले सभापति कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 में यह निर्णय लिया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी जिनके सदस्यों का निर्वाचक वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पीटी जवाहरलाल नेहरू ने इसे घोषित किया था। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया गया था, ठीक है। इन्होंने बोला था कि भारतीयों का जो मतलब 1938 में बोला था कि भारत की जो संविधान सभा है भारतीय लोगों के अनुसार ही होगी, और इसका निर्णय कौन करेगा, वयस्क मताधिकारों के द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा, ठीक है। वयस्क मताधिकार मतलब 18 साल से जो ऊपर के लोग होंगे वो संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए, संविधान सभा के लिए वोट डालेंगे कि कौन कौन सदस्य कौन कौन सदन सभा का सदस्य रहेगा, ठीक है। इसके बाद 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है। इससे पहले क्या होता है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है जो कि 1939 से 45 तक चलता है। तो ब्रिटिश सरकार क्या सोचती है कि भारतीय इस युद्ध में हमारी मदद करें, ठीक है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारतीय लोग हमारी इस युद्ध में मदद करें, तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव भारत में भेजते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने एक ऑफर दिया कि इस समय वर्ल्ड वार चल रहा है, आप सभी भारतीय हमारी सरकार की मदद करें, जैसे ही वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा आपको यानी कि इंडिया को एक अधिराज्य यानी कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। डोमिनियन राज्य, डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है उसी कंट्री को हम बोलते हैं जो कंप्लीटली किसी दूसरी कंट्री के कंट्रोल में ना हो, आंशिक रूप से थोड़ा सा कंट्रोल में होता है। अधिराज्य का मतलब होता है कि अपना एक स्वतंत्र राज्य अपना हमारा होना चाहिए, जिसमें हमारी मतलब संविधान हमारी इच्छा के अनुसार ही हो। तो इन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, ऑफर दिए थे कि जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होगा हम आपको आपकी आज़ादी दे देंगे, लेकिन पूरी तरह सत्ता आपको नहीं सौंपी जाएगी, कुछ भाग उसका हमारे हक में रहेगा। इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेट का दर्जा, ठीक है। लेकिन भारतीयों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। भारतीयों ने इसको स्वीकार नहीं किया, इसको अस्वीकार कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने इसके फिर बाद, ठीक है, जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में इंग्लैंड सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार की हालत कोई ज़्यादा ही खराब थी, तो उन्होंने 1942 में फिर एक रदरफोर्ड क्रिप्स को भारत में भेजा था, ठीक है। रदरफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, लॉर्ड क्रिप्स से कहा गया कि 4 लोग भारत जाओ और भारतीयों से कहो कि वर्ल्ड वार में भारतीय हमारी मदद करें और वर्ल्ड वार समाप्त होते ही हम भारतीय को पूर्ण आज़ादी दे देंगे, ठीक है। ठीक है, क्या क्या था, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यदि कि भारत में जब क्रिप्स मिशन भेजा गया था 1942 में, तो कुल कितने लोग भारत आए थे, तो 4 लोग भारत आए थे, जिनका एक हेड था, कौन था, स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, सॉरी रदरफोर्ड क्रिप्स, जो कि एक इनका मेन आदमी था। भारत आने में 4 लोग भारत आए थे, ठीक है। इन्होंने इनसे कहा गया कि भारतीय लोगों से कहो कि हमारी वर्ल्ड वार में मदद करें, और जैसे ही वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम उन्हें पूर्ण आज़ादी दे देंगे। लेकिन भारतीयों ने क्या किया था, क्रिप्स को अपमानित कर दिया और क्रिप्स को अपमानित करके वापस भेज दिया, ठीक है। भारतीयों ने क्रिप्स को अपमानित किया और क्रिप्स अपमानित होकर भारत से चला गया। ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आ गया कि भारत अब हमारा गुलाम बनना संभव नहीं, ठीक है। ब्रिटिश सरकार को समझ में आ चुका कि भारत अब हमारा गुलाम बनाना संभव नहीं है, अब सत्ता सौंप दो और आज़ाद कर दो, ठीक है।
एक लॉर्ड मिंटो था उस टाइम पर, ठीक है, जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक था। तो ब्रिटिश ने जाते जाते भारत को बर्बाद करने की सोची, ठीक है। जब 1942 में भारतीयों को समझ आ चुका, सॉरी, जब ब्रिटिश सरकार को समझ आ चुका कि भारतीयों को गुलाम बनाना संभव नहीं है, कि इनको इनकी सत्ता है, इनको इनकी सरकार सौंप ही जानी चाहिए, तो उसके बाद भी इन्होंने जाते जाते भारत को बर्बाद करने की सोची और इसी उद्देश्य के साथ भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा था, ठीक है। इसी उद्देश्य के साथ में कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा था, जो कि 1946 में भारत में आया था, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946, यानी कि यह जो योजना थी, कैबिनेट मिशन की जो योजना थी, मार्च 1946 को भारत आई। इसमें 3 सदस्य आए थे, ठीक है। कौन कौन से? पैंथिक लॉरेंस था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था और एवी अलेक्जेंडर था, ठीक है। 3 लोग थे। कौन कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, रदरफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग भारत आए थे। ये तीनों सदस्य उस समय के ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट के मंत्री थे, इसलिए इसको हमने नाम दिया था कैबिनेट मिशन, ठीक है। क्या नाम दिए थे इसे? कैबिनेट मिशन नाम दिया था ब्रिटिश सरकार ने। और एक क्वेश्चन अभी पीछे जो मैंने बताया था कि 1942 में क्रिप्स भारत में आया था, ठीक है, तो उसमें गांधी ने उसे एक नाम दिया था पोस्ट डेटेड चेक। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोस्ट डेटेड चेक गांधी ने किसे कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक गांधी ने किसे कहा था? क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में भारत आया था, उसे गांधी ने बोला था पोस्ट डेटेड चेक। तो ये तीनों सदस्य क्या थे? ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट के मंत्री थे, इसलिए इस मिशन को नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन, ठीक है। पैथिक लॉरेंस जो था कैबिनेट मिशन का हेड था। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को दी थी, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दी। इसको अपनी रिपोर्ट मुख्य रूप से 2 मामलों में दी थी, ठीक है। इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी मुख्य रूप से 2 मामलों में दी थी, संविधान सभा और अंतरिम सरकार, ठीक है। संविधान सभा और अंतरिम सरकार, इन 2 मामलों में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। अब इसने जो संविधान सभा से संबंधित रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में क्या था? इसने इस रिपोर्ट में बोला था कि संविधान सभा के कुल 389 सदस्य होंगे, ठीक है। कुल कितने सदस्य होंगे संविधान सभा में? कुल 389 सदस्य होंगे। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था, जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय पर कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उस समय पर कुल 389 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। कुल कितने लोग थे? 389 सदस्य इसमें शामिल थे जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था, ठीक है। जिसमें 296 लोग थे सदस्य निर्वाचित होंगे, ठीक है। 296 लोगों को वोटों के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। निर्वाचित का मतलब होता है जिसको वोटों के द्वारा सेलेक्ट किया गया हो। और 93 सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होंगे। मनोनीत होंगे जैसे कि जिसे कोई भी, मतलब मान लो कुछ जैसे सदस्य हैं तो उनमें से हम डायरेक्टली बोल दें कि ये सदस्य संविधान सभा के लिए है। मनोनीत करने का मतलब होता है हम किसी को भी डायरेक्टली उसके नाम से चुन लें, और निर्वाचित मतलब जिसको वोटों के द्वारा चुनकर जनता के द्वारा भेजा गया हो। तो जो 93 सदस्य थे मनोनीत जो थे, ये कहाँ से आते थे? देशी रियासतों से आते थे, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि 93 जो लोग थे वो कहाँ से आते थे? देशी रियासतों से। या फिर क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि संविधान सभा में जो 93 लोग देशी रियासत से आते थे, सॉरी, जो संविधान सभा में देशी रियासत से लोग आते थे वो कितने थे? उनकी संख्या थी 93, यानी कि 93, ठीक है। अब जो 296 सदस्य निर्वाचित होंगे वो कौन थे? 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित होंगे, ठीक है, ब्रिटिश राज्य से होंगे। और 4 सदस्य होंगे ब्रिटिश कमिश्नरी से, ठीक है। 292 सदस्य कहाँ से होंगे? ब्रिटिश प्रांत से। और 4 सदस्य होंगे ब्रिटिश कमिश्नरी से। अब ब्रिटिश कमिश्नरी कहाँ से थे? 4 सदस्य कौन कौन सी जगह से थे? ये चारों थे दिल्ली से, अजमेर मारवाड़ से, बलूचिस्तान से जो कि आज वर्तमान पाकिस्तान में, और कुर्ग, ठीक है। इन 4 जगह से ब्रिटिश कमिश्नरी से 4 सदस्य थे। कौन कौन से? एक बार दिल्ली, अजमेर मारवाड़, बलूचिस्तान और कुर्ग, ठीक है। 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से हो गए, प्लस 292 सदस्य हो गए ब्रिटिश प्रांत से। टोटल कुल मिलाकर हो गए 296 जिन्हें हम निर्वाचित करते थे, ठीक है। और 93 थे देशी रियासतों से, ठीक है। कुल मिलाकर कितने हो गए? 296 प्लस 93, कुल मिलाकर सदस्य बैठे किसने? 389 सदस्य, ठीक है। तो आपको ये संख्या याद रखनी कि संविधान सभा के निर्माण के समय पर कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 से निर्वाचित और 93 थे देशी रियासतों से। अब इस 296 में भी 292 कैसे थे? ब्रिटिश प्रांत के सरकार थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों से थे। और 4 कहाँ से थे? ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। कौन कौन से थे 4? दिल्ली,
अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान और कुर्ग। ठीक है, जो 93 देसी रियासतें थी इनको चुनाव का सामना नहीं करना था। इसके सदस्य जिस भी रियासत से आएंगे उस रियासत के राजा, रानी या जमींदार, ठीक है, जहाँ से भी ये लोग मतलब सेलेक्ट होकर आते थे, मान लो जैसे कोई गांव है और उस गांव का कोई राजा है, ठीक है, तो राजा जिस सदस्य के लिए बोल देगा कि ये सदस्य संविधान सभा में जाएगा, तो वो ही संविधान सभा में सदस्य जाता था। ठीक है, जो भी 93 देसी रियासतें थी, जो भी वहाँ के जमींदार थे, ठीक है, जमींदार थे, राजा थे, रानी थे, उस सदस्य को मनोनीत करके संविधान सभा में भेजेंगे। जैसे कि हैदराबाद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है और एक बार एग्जाम में पूछ भी लिया है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जहाँ के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं थे, तो कौन सी थी? हैदराबाद थी। ठीक है, जो 296 सदस्य थे इनको संविधान सभा का सदस्य होने के लिए चुनाव लड़ना था। चुनाव लड़ने के बाद जब जीतेंगे तभी संविधान सभा के सदस्य होंगे। ठीक है, 296 सदस्य हैं जिनको संविधान सभा का सदस्य होने के लिए चुनाव लड़ना था। चुनाव लड़ने के बाद जब जीतेंगे तभी संविधान सभा के सदस्य बनेंगे। उस समय के जो ब्रिटिश प्रांत की तुलना इस समय के जनरल स्टेट से कर सकते हैं। जनरल स्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर राज्यपाल, विधानमंडल और मंत्रिपरिषद हो और हेड चीफ मिनिस्टर हो, जैसे कि यूपी, बिहार, एमपी, ईटीसी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बस यहाँ से आगे हम कल कवर करने वाले हैं। आप देखोगे कि हमने लगभग 20 से 25 मिनट में लगभग 1 घंटे का मटेरियल तैयार कर लिया है। ठीक है, इतनी ही फास्ट स्पीड में हम चलने वाले हैं और 30 से 40 क्लासों के अंदर, ठीक है, 30 से 40 क्लासों के अंदर पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 30 से 40 क्लासों के अंदर आपकी पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में और आप उसे छोड़ कर आएँ। ठीक है, मतलब एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर बनने वाला है नहीं। हम इस 20 से 25 मिनट की डेली की वीडियो में ही सारे पॉइंटों को कवर कर लेंगे और वही 20 से 25 मिनट आप जो कुछ 1 घंटा किसी वीडियो से सीखेंगे वो यहीं से 20 से 25 मिनट में सीख जाएंगे, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार, बाय।